मैं भी आज जल्द ही अपने स्कूल से निकल गई। प्रिंसिपल बनने के बाद मैं ज़्यादा समय स्कूल में बिताती हूँ। छुट्टी के बाद भी 1 घंटे रुककर सारे काम निपटाती। यूं भी घर में मेरी खबर करने वाला कोई नहीं था। अकेला जीवन जीते हुए एक लंबा अरसा बीत गया था। जीवन के उतार चढ़ाव बहुत कोमल उम्र से शब्दों में ढलकर कविता बनने लगे थे, पर यह मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान दे देगा, यह तो उस दिन पता चला जब मेरी रचनाओं की डायरी विपिन के हाथों लग गई। मेरे चैम्बर में मेरे भाई सरीखा, एक कॉलेज का स्टाफ मेंबर जो बहुत मुंह लगा था, फाइलें उठाते समय खुली हुई डायरी की चंद पंक्तियां पढ़ने लगा। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें पढ़ते हुए अनायास उसके मुंह से वाह, गजब आदि शब्द निकल रहे थे। मैंने जब कमरे में प्रवेश किया, वह डायरी पढ़ने में तल्लीन था। मैंने लगभग डांटते हुए उसे डायरी बंद करने को कहा। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी डायरी हाथ लगाई, पर क्या करूं, एक एक पंक्ति ने बांधे रखा। क्या खूब लिखती हैं आप, एक सलाह दूं, आप इसे छपवा डालिए। आपकी रचना में लाखों दिलों की वेदना छिपी है। प्लीज़ दीदी, इनकार मत करिए, मुझे दे दीजिए, मैं यह काम करूँगा। मैं उसे ना नहीं कह सकी। उसने प्रकाशक से संपर्क करके एक कहानी संग्रह छपवा डाला, और मज़े की बात, हिंदी परिषद की ओर से उस कहानी संग्रह को साल की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। ऐसा नहीं था कि यह मेरी पहली रचना थी। बचपन में मिली धुतकार और समय समय पर मिलने वाले अपमान की टीस को पन्नों पर 13 वर्ष की अवस्था में ही उतारने लगी थी मैं, पर सबसे छुपा कर उन्हें डायरी में बंद रखती, क्योंकि मुझे पता था कि जिस घर में लड़की के रूप में जन्म लेना अपराध माना जाता है, वहाँ मेरी भावनाओं की क्या कीमत होगी। खैर, इस पुरस्कार के बाद पार्टियों का लंबा सिलसिला आरंभ हुआ, जो हफ्ते भर चलता रहा। शायद उसी की थकावट होगी जो आज छुट्टी के बाद घर जाकर आराम करने का मन हो गया। घर पहुंचने पर रोज की तरह मीनू ने दरवाज़ा खोला। मैं सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पलट रही थी और चाय का इंतज़ार भी। चाय पीकर फ्रेश होने जाती हूँ, तभी डोर बेल की आवाज़ आ गई। मीनू ने दरवाज़ा खोलने के पश्चात आंगतुक से मुखातिब होकर बताया, दीदी, भोपाल से कोई आया है। भोपाल का नाम सुनते ही मैं चौंक गई। फिर रूखे स्वर में कहा, बोल दो, काम में बिजी हूँ, अभी नहीं मिल पाऊंगी। 5 मिनट बाद मीनू फिर आई और एक कागज़ देते हुए कहने लगी, उन्होंने यह आपको देने को कहा है। कागज़ पर लिखा था रोहन। मैं एक पल को सन्न रह गई। मीनू को इशारा किया कि उसे अंदर ले जाएं। जैसे ही उसने प्रवेश किया, मैं सकते में आ गई। मेरा छोटा भाई रोहन मेरे विवाह के समय कक्षा 8 में था और अब 16 साल बाद लंबा गोरा चिट्टा स्मार्ट युवक। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह यही रोहन है जिसे गोद में लेकर मैं पूरा मोहल्ला घूम जाती थी। जैसे ही उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसे गले से लगा लिया। एक आत्मिक अनुभूति जो एक लंबे अंतराल के बाद मिली थी, वह अवर्णनीय थी। हम दोनों भावातिरेक में रो पड़े थे। उसने अपने आप को मुझसे अलग करते हुए कहा, कैसी हो दीदी। मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना बोल उठा, न्यूज़ में तुम्हें मिलने वाले पुरस्कार की घोषणा और फोटोज़ देखकर रहा नहीं गया। माँ को बिना बताए ही चल पड़ा। माँ कैसी हैं? पापा के पैरों का दर्द ठीक हुआ? तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने प्रश्नों की झंडी लगा दी। रोहन ने कहा, सब कुछ एक साथ ही पूछ लोगी क्या? शायद तुम्हें पता नहीं दीदी, पिताजी 3 साल पहले गुजर गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पिताजी की मृत्यु की सूचना मुझे दी नहीं गई। आखिर उस परिवार ने बेटी होने की सज़ा मुझसे दुश्मनी की हद तक निभाई। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलोर में पोस्टेड था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद उनका काम संभालने भोपाल आ गया, रोहन ने बताया। इसी बीच मीनू चाय नाश्ता ले आई। चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ रोहन मेरे घर का मुआयना कर रहा था।
मानो वह जान लेना चाहता था कि उसकी दीदी वर्षों से बिना किसी मदद के कैसे जीवित रही और कितनी संपन्न है। उसने गांव, घर और अन्य रिश्तेदारों के बारे में बताया, कौन जिंदा है, कौन नहीं, फसल व्यापार के नफ़ा नुकसान, किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं। मेरे चेहरे के आते जाते भावों पर वह एक बुजुर्ग की भांति मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। करीबन 2 घंटे में वह 15 साल की बातें संक्षिप्त में बोल गया। फिर अचानक कहा, दीदी मैं रात की गाड़ी से निकल जाऊंगा, कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो विनी मेरी बिना खाना नहीं खाएगी। विनी? ये विनी कौन है? वो मेरी बिटिया हैं। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। एक बार उस घर में बेटी होने का दंश मैं भोग चुकी थी, फिर पोती होने का अभिशाप क्या उसे नहीं झेलना पड़ेगा? या घर में पोती के प्रेम ने माँ पिताजी के स्वभाव में बदलाव ला दिया? ना चाहते हुए भी मैं पूछ पड़ी, सब लोग विनी को प्यार करते हैं ना? मेरा आशय वह समझ गया था। दीदी, विनी के जन्म के बाद पापा कई दिनों तक मुझसे और छाया से बात नहीं करते थे। छाया को 1-2 बार उन्होंने उल्हाना भी दिया, मानो बेटी को जन्म देकर उसने कोई अपराध किया हो। रोज रोज की कलह से तंग आकर मैंने अपना घर अलग करने की बात कह दी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, दीदी ने जिस अपमान को आजीवन भोगा है, मैं वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। दीदी से कुछ साल बड़ा होता तो शायद मैं दीदी के साथ खड़ा होता। हमारे परिवार में केवल बेटे पैदा हों, बेटी नहीं, ये कैसे संभव है? पिताजी इस 2 टूक फैसले को ना तो मान सकते थे और ना अपनी दकियानूसी सोच से छुटकारा पा सकते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात बाथरूम में ऐसा चक्कर खाकर गिरे कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। मैंने समझ लिया कि पिताजी को पोता ना होने का कितना गहरा आघात लगा होगा। मैंने जल्दी जल्दी रोहन के लिए खाना तैयार करवाया। जाते जाते वह फिर मेरे गले लग गया। जाने फिर जीवन में मुलाकात हो ना हो, उसकी हर बात पर मेरी उत्सुकता बनी हुई थी। केवल एक बार यह सुनने की कि दीदी तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। शायद वर्षों का मलाल क्षण भर में मिट जाता, पर नहीं, वह तो केवल इतना ही बोला, अपना ख्याल रखना दीदी। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। लगता था कितने दिनों की थकी हुई हूँ। दिमाग भनभना रहा था और आंखों से नींद कोसों दूर। 15 साल पहले की कहानी जलचित्र की भांति गुजरने लगी। एक बार तो कोफ्त भी हुई कि जब इतने सालों तक घर वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली, तो अब क्यों पुराने जख्म ताज़ा करने यह भाई चला आया। मेरा जन्म एक बेहद दकियानूसी परिवार में हुआ था। दादी बताती थी कि मेरे जन्म के पहले पिताजी ने कई कर्मकांड करवाए थे कि बेटा हो, इसलिए मेरे जन्म के समय मातमी शांति थी। पिताजी ने माँ से बात करना छोड़ दिया था। यह तो दादी थी जो उन्हें समझाती रही कि बेटा या बेटी होने में बहू का कोई बस नहीं चलता। मेरे चाचा के बच्चों से पिताजी को विशेष लगाव था, क्योंकि वे सभी लड़के थे। मेरी चाची को सभी सिर आंखों पर बिठाते। हालांकि दादी ने मेरे जानते हुए ऐसा भेदभाव कभी माँ के साथ नहीं किया। मैंने बहुत वर्षों बाद जाना कि मुझसे बड़ी 2 लड़कियां को जन्म के बाद शायद नमक चटाकर मार डाला गया था। 5 साल के बाद जब मेरा भाई पैदा हुआ, तब घर में दिवाली सा माहौल था। मेरे भाई और मेरे बीच ज़बरदस्त भेदभाव किया जाने लगा। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैंने यहाँ जन्म लेकर अपराध किया है। पता नहीं शुरुआती दिनों की स्नेही माँ कैसे बदल गई। वह भी केवल भाई के लिए सोचती। इतना होने पर भी रोहन के लिए मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं जागा। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते। मैं उसे अपने पास ज़्यादा रखती, क्योंकि स्कूल से आकर उसे नहलाने, खिलाने और खिलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दादी की पहल पर मुझे पढ़ने का अधिकार मिल गया था। मैं पढ़ाई में अव्वल आती, लेकिन 12th के बाद पिताजी ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। उन्हें यह पैसे की बर्बादी लगता। पिताजी यूँ भी मुझे देखना पसंद नहीं करते। एक तलाकशुदा अधेड़ उम्र के पुरुष से मेरा विवाह करवा दिया गया। बदले में उसने कोई दहेज नहीं लिया।
इस बेमेल विवाह से केवल मेरी दादी और मेरा भाई दुखी थे। विवाह के बाद मैं मुंबई आ गई। खैर, विकास के साथ मेरी सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने मेरी पढ़ाई जारी करवा दी। विवाह के बंधन में नहीं जकड़ा। ससुराल आने के एक हफ्ते बाद ही उसने मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में करवा दिया, ताकि मैं बिना किसी बाधा के पढ़ाई लिखाई करती रहूं। घर के काम काज के लिए कई नौकर चाकर थे, पर फिर भी मैं रसोई वगैरह देख लेती। हल्के फुल्के काम काज निपटा कर कॉलेज जाती। मुझे आश्चर्य होता कि विकास ने मुझे एक पत्नी की हैसियत से कभी देखा ही नहीं। मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं, शायद उम्र का तगाजा था। कॉलेज में लड़कियां पूछती, आज तो खूब सुंदर लग रही है, पति ने क्या कहा? मैं केवल मुस्कुरा कर रह जाती। विकास के प्रति मेरी नापसंदगी अपनी जगह थी, पर उसने भी कभी प्यार का प्रस्ताव नहीं रखा, मानो यह शादी नहीं, एक साथ रहने की कोई डील हो। वह नीचे के कमरे में चैन से रहता और मैं ऊपर के कमरे में। मेरी शादी के बाद ना कोई मायके से मिलने आया और ना ही तीज त्यौहार में किसी ने खोज खबर ली। मुझे याद है, शादी के बाद की पहली तीज में मैंने घर जाना चाहा था, तो विकास ने कहा था, अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जाकर तुम्हें कुछ नहीं बल्कि बेइज्जती ही मिलेगी। उनके लिए तुम एक कचरा थी। सो उसे फेंक कर उन्होंने अपने घर की सफाई करवा ली। फिर भी मैं गई। उसका कहना ठीक ही था। रोहन आकर लिपट गया और मेरा हालचाल पूछने लगा। माँ थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी, मेरे कपड़ों और श्रृंगार से मेरा रहन सहन आंकने लगी। लेकिन जैसे ही पिताजी आए, वे उठकर अंदर चली गई। पिताजी ने आते ही कहा, यहाँ क्यों आई है तू? अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हें जन्म देकर तो हमने पहले ही जिल्लत पाई है। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जिसकी सज़ा तुझे जन्म देकर चुकानी पड़ी। अब इस घर को भूल जाओ, यहाँ भूल कर भी ना आना। पिता की बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। वैसे भी पिताजी ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, सो कोई उनकी बातों में हस्तक्षेप भी नहीं करता था। माँ ने सही गलत के फैसले में कभी अपनी राय नहीं दी, और रोहन की सुनता ही कौन? उसे बड़ों के बीच अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी। चाचा मामा पिताजी के शागिर्द थे, क्योंकि पिताजी घर के सबसे बड़े थे। एक दादी थी जो अपनी बात मनवा लेती थी, पर वृद्धावस्था में भी वे ज़्यादा नहीं बोलती थी, या यूँ कहें, समय के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और सुबह की पहली गाड़ी से वापस आ गई। फिर कभी वहाँ ना जाने की कस्में खाते हुए मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर विकास ने कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा था ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैंने तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा उसी दिन भांप ली थी, जब वे तुम्हारा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे। लगे हाथ उन्होंने एक और गोली दागी। यहाँ भी कभी मुझसे एक पति की जिम्मेदारियों की अपेक्षा ना रखना। घर में नौकर चाकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं अपने कमरे में पहुंचकर काफ़ी देर तक रोती रही। हाय रे नसीब, लड़की होने का इतना बड़ा कसूर। पहले पिता ने नफरत की, अब पति ने। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैंने मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। विकास की उपेक्षा धीरे धीरे समझ में आने लगी। इस विवाह की आड़ में और पढ़ाई में मेरी व्यस्तता का बहाना लेकर वह किसी और के साथ मशगूल रहता। घर के काका एक बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी जवानी के दिन इसी घर में काटे थे। दाई भी बहुत पुरानी थी। सच कहूँ तो इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। नीचे के कमरे में मेरा जाना बिल्कुल मना था। अगर कभी विकास को देखने का मन करता तो काका नहीं जाने देते। उन्होंने मुझे दबी जबान में विकास की आदतों के बारे में सब बता दिया था। मैं रोज़ में विकास से लड़ने का जब कोई कदम उठाती, दाई मुझे समझा बुझाकर चुप करा देती। शायद उन्हें भी अपना काम छूट जाने का भय था। एक बार काका ने मुझे ठंडे दिमाग से यह सोचने को कहा, यहाँ तुम्हें खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है। आखिर तुम मालकिन हो। तुम अगर मुंह खोलोगी तो घर से बाहर कर दी जाओगी। इसलिए चुपचाप विकास बाबू से मन हटाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करो। फिर कोई कड़ा
निर्णय ले लेना। उनकी बातों में दम था। मैंने विकास की नज़रों में अपने आप को निरीह बना दिया था, एक कमज़ोर पत्नी जिसे पति के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं हो। मेरी कुछ रचनाएं स्थानीय पत्रिकाओं में छपनी शुरू हुई। रचनाओं के साथ दिया हुआ मेरा परिचय और फोटो से लोगों ने मेरे पति के बारे में भी जाना। उसी में किसी ने फ़ोन करके बताया कि जिसे आप विकास के नाम से जानती हैं वह असल में केशव है और शहर की एक वेश्या के साथ उसका संबंध है। इसलिए मेरी रचनाओं के प्रकाशन के बाद विकास ने आपत्ति जताई थी कि लिखने से कोई मनाही नहीं, पर छपवाना नहीं है। उसकी असलियत जानने के बाद मैंने भी तय कर लिया कि मैं उसे विधिवत अलग होकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करूंगी। संघर्ष मनुष्य को या तो तोड़ देता है या जोड़ देता है। मुझे मेरी नियति ने मजबूत बना दिया था। कुछ बुरे लोग मिले तो कुछ अनेक अच्छे लोग भी। अपना अतीत भूलकर एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। मेरे इस नए निर्णय का मेरे सहपाठियों और कॉलेज की विभागाध्यक्ष ने स्वागत किया। तब तक पीएचडी पूरा होने में कुछ समय था। कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुग्रह पर मुझे उसी कॉलेज में वाक्यता की नौकरी मिल गई। मैंने यह सब अभी तक विकास को नहीं बताया था। जब मैंने अलग ठिकाने की तलाश कर ली तब एक दिन उनके कमरे में जाने का निर्णय किया, जहां मेरे जाने पर प्रतिबंध था। दोपहर का समय था। मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर घुस गई। सामने सोफे पर विकास और एक अधेड़ उम्र की महिला आपत्तिजनक मुद्रा में बैठे हुए थे। मुझे इस तरह अंदर आते देख वह बरस पड़ा। तुम यहाँ क्यों आई? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने कहा, तलाक का नोटिस तुम तक पहुँच जाएगा, मैं जा रही हूँ। बिफर कर एक घायल शेर की तरह विकास ने हमला करना चाहा। अपनी औकात मत भूलो। मेरे आसरे पलने वाली औरत आज मुझ पर सवाल उठा रही है। इतने दिनों से अपने वजूद के कण कण को समेटती हुई जिस स्वाभिमान को मैंने मान रखा था वह बिखर ना जाए, इसका सदा ध्यान रखा था। मेरे संघर्ष ने मुझे बहुत बलवान बना दिया था। मैंने पलटकर एक झन्नाटेदार तमाचा विकास के गाल पर जड़ते हुए कहा, यह मत समझना मेरी बदनसीबी ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। सामाजिकता की आड़ में मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुमने सभ्य कहलाने का नाटक किया था। सच पूछो तो तुम ही मेरे आसरे पल रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें देर से पहचाना था, मैंने थोड़ा जल्दी पहचान लिया। उसने उपहास करते हुए कहा, जाओगी कहाँ? अपने मायके? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने तो तुम्हारे हाथ पीले कर पल्ला झाड़ लिया है। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, मैंने जीना सीख लिया है। और हाँ, मेरी खोज खबर लेने की कोशिश कभी मत करना। मुझे तुमसे गुजारे भरते की कोई चाह नहीं। मैंने वकील साहब को लिखित रूप से सब समझा दिया है। तुम इन्हीं औरतों के साथ दिन रात गुजारो। यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी करतूतें आज मालूम हुई हैं। जिस दिन तुमने मेरा कमरा अलग करवा दिया था, तुम्हारी आदतों की भनक मुझे उसी दिन लग गई थी। पर पढ़ना मेरी मजबूरी थी और लाचारी भी। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा होने तक यह मकान मेरा आश्रय भर था और कुछ नहीं। कहकर मैं निकल गई। मैंने झट अपना जरूरी सामान बांधा और अपनी सहकर्मी मिसेस शर्मा के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। नियति की मार झेली, वे भी सिंगल वुमन थी। 2 दिनों बाद मैंने कॉलेज के समीपवर्ती कॉलोनी में शिफ्ट किया। अकेले रहते हुए मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि पिछले दिनों की कोई याद ना आ सके। कॉलेज के बाद रचनात्मक कामों में वक्त गुजर जाता। यूँ तो मैं खुश थी या खुश रहने का प्रयत्न करती, फिर भी कभी कभी विकास के घर तरफ जाने का मन करता। लगता देखूं उस घर के नौकर चाकर भी बड़ी तन्मयता से मेरी देखभाल कर रहे थे। अब मुझे याद करते हैं या नहीं, पर मैं अपने आप को संभाल लेती। मेरे तलाक की खबर मैंने आज माँ को भेजी थी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना किसी सहारे की पेशकश, ना ही कोई दया माया का संदेश। 6-7 महीने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं इस शहर से दूर चली जाऊं, जहां मेरा अतीत पीछे छूट जाए। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय एक आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए रिक्त स्थान की सूचना अखबारों में आई। मैंने फॉर्म भर दिया। नियत समय पर लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू हुआ
और मैं चुन ली गई। पहाड़ों के बीच वो शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लंबे चौड़े अहाते में स्थित गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों में प्रसिद्ध हैं। छात्रावास में भी लड़कियों का विशेष सुरक्षा और सुविधा दी जाती है। यह जगह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। स्कूल के कामों में मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि अपनी पिछली ज़िंदगी में करीब करीब भूल ही गई थी। छात्रावास की लड़कियों में अपना बचपन मिल गया था। उनके साथ प्रिंसिपल होने के बाद भी एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया था। लिखने का शौक़ बचपन से था, पर हालात ने बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया था। जो भी लिखा अपनी व्यथा कथा और संघर्षों से प्रेरित भावनाओं को लेखनी का माध्यम बनाया, जिसमें लड़कियों के उत्पीड़न और समाज में उनके स्थान पर प्रबल प्रहार होता। इसलिए असंख्य लोगों को उसमें अपनी कहानी दिखती। अब मैं स्वतंत्र होकर लिखती। मुझे मेरा आकाश मिल गया था। लगता जैसे एक परिंदे ने अपनी आवाज़ पहचान ली थी। विद्यालय के सभी शिक्षक, स्टाफ और बच्चों का भरपूर सहयोग मिलता। एक अरसे के बाद माँ पिताजी का चेहरा मेरे सामने से गुजर गया। पल भर को दादी, चाची, चाचा सभी की याद आ गई। वो घर और चौबारा जिसने मुझे कभी अपनाया नहीं, हमेशा लड़की होने के अपराध बोध से घिरी रही। आज सबके मोह बंधन ने मुझे खींचना चाहा, वह मोह बंधन जो सदा एक तरफा रहा। लगा जैसे आंखें भीग रही हैं, पर मैंने एक झटके से इन ख्यालों को परे धकेल दिया और खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। रात बीत चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पहाड़ के पीछे से फैलती हल्की किरणें नई सुबह का संदेशा ला रही थी। रात भर जागने के कारण आलस और सिर भारी भारी सा लग रहा था। फ्रेश होकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। तभी दरवाजे से छात्रावास की लड़कियों का समूह आता दिख पड़ा। उन्हें देखकर याद आया कि आज रविवार है और हर एक रविवार को हम स्कूल के पीछे बने पंछियों के हाथे में उन्हें देखने जाते हैं। यह एक मिनी चिड़ियाघर था जहाँ कुछ रंग बिरंगे पक्षी और घरेलू जानवर थे। लड़कियों ने एक स्वर में जीएम कहा और बाग में चलने की जिद की। दीदी देखिए, पहाड़ के पीछे बादल उमड़ रहे हैं, मयूर भी नाच रहा है, मीनू ने कहा। मैंने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं तैयार होने चली गई। मैंने सुर्ख लाल सूट पहना। रास्ते भर लड़कियों की चुहलबाजियाँ मुझे गुदगुदाती रही। सच, मेरी ज़िंदगी अब खूबसूरत हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।